हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 का। क्लास 11 का हिस्ट्री है चैप्टर 5। तो आइए आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाता है? यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन महोदय के अनुसार 1453 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है? 1453 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? पेट्रक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य क्या था? पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर का गिरजाघर। सेंट पीटर का गिरजाघर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 5 है, इटली में पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला का प्रवर्तक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों नेल्लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यू टेस्टामेंट क्या है? न्यू टेस्टामेंट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू टेस्टामेंट बाइबल का एक खंड है। क्या है? एक खंड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन थी? प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइबल। क्या है? बाइबल। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानवतावादी संस्कृति का क्या अर्थ है? मानवतावादी संस्कृति का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन प्लेजर नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑन प्लेजर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा था? लोरेंजो वल्ला ने लिखा था। लोरेंजो वल्ला ने। तो आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। तो आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 14 और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया? आइए जानते हैं। 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में परिवर्तन का दौर चल रहा था। रोम और यूनान भी इससे अछूता नहीं रहा। अब धीरे धीरे लोगों में रोम और यूनान की सभ्यता को जानने की जिज्ञासा जगी। लोग धर्म, शिक्षा, समाज के प्रति अधिक जागरूक हो गए। नए नए व्यापारिक मार्ग सामने आए, जिससे यूरोप तथा यूरोप के बाहर खोजने की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिससे
अनेक सांस्कृतिक समूह का पता चला, जिसने इन सभ्यताओं के सभी सांस्कृतिक तत्वों का पुनर्जीवित कर दिया। क्या कर दिया? पुनर्जीवित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनर्जागरण के महत्व का वर्णन करें। पुनर्जागरण के महत्व का वर्णन करें। ताइए हम लोग वर्णन करते। पुनर्जागरण काल में जहाँ एक और यूरोप में मानवतावादी अवधारणा का उदय हुआ, वही जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। अब लोग पारलौकिक सत्ता के स्थान पर लौकिक सत्ता में विश्वास रखने लगे। मानव जीवन मध्ययुगीन अंधविश्वासों एवं संकीर्णताओं से स्वतंत्र हुआ तथा उसमें बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। वैचारिक स्वतंत्रता को बल मिला। पुनर्जागरण काल के विभिन्न अनुसंधान, वैज्ञानिक उपलब्धियां, तर्क एवं प्रयोग आधारित चिंतन ने धर्म ग्रंथों के बहुत सारे व्यर्थ सिद्धांत एवं अवधारणाओं को नकार दिया। अतः पुनर्जागरण का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, ज्ञान, कला एवं विविध पहलुओं में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहर में क्यों हुआ? मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहर में क्यों हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनिया पर अधिकार कर लेने के उपरांत कई यूनानी विद्वान, दार्शनिक, कलाकार इटली पहुँचे। इटली पहुँचने पर यूनानियों का सहृदय के स्वागत किया गया। यूनानियों ने अपने साहित्य, कला, ज्योतिष एवं अन्य ज्ञान का प्रसार इटली में किया। कई यूनानी ग्रंथों का लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मानवतावादी विषय इटली में पढ़ाए जाने लगे। इस प्रकार से मानवतावादी विचारों का सर्वप्रथम अनुभव इटली में हुआ। कहाँ हुआ था? अनुभव इटली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां का उल्लेख करें। आंसर हो जाएगा, आधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिक निम्नलिखित हैं। कोपरनिकस। क्या है? कोपरनिकस के द्वारा क्या है? तो आइए जानते हैं। इसने प्रणीत किया कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। केपलर। क्या है? केपलर। इसने कोपरनिकस के कार्यों को आगे बढ़ाया। इसने प्रतिपादित किया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर घूमते हैं तथा किसी भी ग्रह की गति सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। गैलीलियो के द्वारा देखते हैं, गैलीलियो ने बोला है, इसने पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किया। इसने दूरबीन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है विलियम हार्वे। इसने क्या किया? तो रक्त परिसंचरण का तंत्र का खोज किया। रक्त परिसंचरण तत्व का खोज किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार विश्व इतिहास की प्रमुख घटना क्यों मानी जाती है? कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार विश्व इतिहास की प्रमुख घटना क्यों मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों के अधिकार ने पुनर्जागरण में सहयोग किया। इसके कारण यूरोप का स्थल मार्ग से होने वाला पूर्वी व्यापार बंद हो गया।
जिसने यूरोपवासी को जल मार्ग की खोज हेतु प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अमेरिका की खोज हुई। इसके साथ ही साथ अनेक नए देशों से यूरोपवासी परिचित हुए। कुश्तु दुनिया ज्ञान, दर्शन और कला का महान केंद्र था। तुर्कों के आधिपत्य के कारण वहां के विद्वान, दार्शनिक और कलाकार यूरोपीय देशों की ओर पलायन कर गए। उनके इस नवीन ज्ञान का केंद्र इटली के विभिन्न शहर बन गए, जिसने पुनर्जागरण को एक नई शक्ति का एवं ऊर्जा प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार विभिन्न लगा? इसका एक सुनिश्चित विवरण दीजिए। किसका आंसर हो जाएगा? 17वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे पुनर्जागरण, आधुनिकीकरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति आदि ने यूरोप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। यदि यूरोपीय लोग 11वीं सदी के यूरोप के पश्चात सीधे 17वीं सदी के यूरोप को देखते तो उसे पूरा का पूरा यूरोप विभिन्न नजर आएगा। यह विभिन्नता निम्न परिवर्तनों के कारण नजर आती है। तो आइए हम लोग निम्न परिवर्तन देखेंगे। तो निम्न परिवर्तन आइए देखते हैं। फर्स्ट है, सृष्टि का नियंता। पहले ईश्वर को माना जाता था। 17वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक खोजों ने सृष्टि का नियंता प्रकृति को सिद्धांत कर दिया। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी तक लोग मानने लगे थे कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एवं अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट है, भौगोलिक खोजों जिसमें खासकर अमेरिका और भारत की खोज ने यूरोपीय समाज का एवं अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन किए। कितना परिवर्तन किए? नेक्स्ट है, कला एवं साहित्य के विकास ने लोगों में एक ओर कलात्मक अभिरुचि पैदा की, दूसरी ओर मस्तिष्क की चिंतन शक्ति में वृद्धि हुई। इससे लोगों में जीवन एवं प्रकृति के प्रति अनुराग एवं उत्साह का वातावरण तैयार हुआ। नेक्स्ट है, मानवतावाद की अवधारणा के विकास ने समाज में सामंजस्य की भावना पैदा की। इस विचारधारा ने अंधविश्वासों एवं धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया। नेक्स्ट है, यूरोप का व्यापारिक संबंध एशिया एवं अफ्रीका के साथ स्थापित हुआ। इसका लाभ यूरोपीय लोगों को हुआ। किसको लाभ हुआ था? तो यूरोपीय लोगों के लिए लाभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ना रहना। क्वेश्चन नंबर 2, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? कारण, प्रभाव एवं महत्व का वर्णन करें। आइए हम लोग आंसर जानते हैं क्या है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर ये जागना अथवा फिर से जन्म लेना। इसका अर्थ है कला एवं ज्ञान। ज्ञान का पुनर्जन्म। थॉमस जॉनसन के अनुसार रेनेसां शब्द का प्रयोग इतिहासकार 14वीं शताब्दी में इटली कला एवं बौद्धिक का जागरण के संबंध में करते हैं।
सिमोंड के अनुसार रेनेसां एक ऐसा आंदोलन था जिसके फलस्वरूप पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर वर्तमान युग के विचार तथा जीवन पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। अब कारण हम लोग जानेंगे क्या क्या कारण है। तो फर्स्ट है धर्म युद्ध। ईसाइयों की पवित्र स्थल जेरूशलम को तुर्कों से मुक्त कराने के लिए इनके बीच एक दीर्घकालीन धर्म युद्ध चला, जिसके कारण यूरोपवासी पूर्व के एशियाई देशों की सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में आए। इससे उनकी बौद्धिक ज्ञान का काफी विस्तार हुआ। अब ये चर्च की प्रभाव से मुक्त होने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण संभव हो सका। नेक्स्ट है व्यापार का अभ्युदय है। तो धर्म युद्ध के फलस्वरूप पूर्व एवं यूरोप के मध्य व्यापारिक प्रगति हुई। व्यापार के सिलसिले में व्यापारी विभिन्न देशों के आचार विचार एवं बौद्धिक ज्ञान से परिचित हुए। जब यूरोपवासी आए तो साथ में प्रगतिशील ज्ञान का एवं विचारों को भी लाए। व्यापार के विकास के कारण यूरोपीय देशों में कई नए शहरों का विकास हुआ। शहर का वातावरण स्वतंत्र था, जिसमें पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला। लास्ट कारण है कुस्तुतुनिया की विजय। कुस्तुतुनिया पर विजय से पुनर्जागरण को बल मिला। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों के विजय के कारण यूरोप का स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार बाधित हो गया। अतः यूरोपवासी नए मार्ग जल मार्ग की खोज की अग्रसर हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की खोज हुई एवं यूरोपवासी नवीन देश से परिचित हुए। कुस्तुतुनिया ज्ञान दर्शन एवं कला का एक महान केंद्र था। तुर्कों के आधिपत्य के कारण यहाँ के विद्वान दार्शनिक यूरोपीय देशों की ओर पलायन कर गए। इन विद्वानों के आगमन से इटली के प्रमुख नगर समृद्ध हुए, जिससे पुनर्जागरण को बल मिला। नेक्स्ट कारण है 4 नंबर है छापाखाना का आविष्कार। क्या है? छापाखाना का आविष्कार। तो कागज एवं छापेखाने का आविष्कार ने यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। पुस्तकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई तथा पुस्तकों सस्ती हुई, अतः यह आम आदमी के पहुँचे हो गया, जिससे आम जनों में ज्ञान की वृद्धि हुई, जिससे यूरोप में बौद्धिक चेतना का सर्वाधिक विकास परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है सकालिस्टिक दर्शन का प्रभाव। सकालिस्टिक दर्शन के प्रभाव से पुनर्जागरण को काफी बल मिला। 13वीं शताब्दी में इस दर्शन का काफी प्रचार हुआ। लेवी और थॉमस एक्विनास इसके प्रवर्तक थे। यह अरस्तू के तर्कशास्त्र और आइंस्टाइन के तत्वज्ञान पर आधारित था। इसके अनुसार चर्च के धार्मिक सिद्धांतों को क्रमबद्ध किया गया और यूनानी दर्शन के कुछ सिद्धांतों के आधार पर एक संगठित वैज्ञानिक विचार पद्धति का निर्माण हुआ। नव स्थापित विश्वविद्यालय पेरिस, ऑक्सफोर्ड तथा इटली के बोलोना ने इस आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य का प्रभाव।
मंगोल साम्राज्य का प्रभाव। मध्य एशिया में स्थापित मंगोल साम्राज्य के शासक कुबलाई खान का दरबार विद्वानों को केंद्र था। क्या था? दरबार विद्वानों का केंद्र था। मंगलों के राजभाषा में पोप के दूत, भारत के बौद्ध भिक्षु, पेरिस, इटली और चीन के दस्तकार, भारतीय गणितज्ञ, ज्योतिष, चर्च आदि मौजूद थे। इन संपर्कों से विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे ज्ञान की वृद्धि हुई। कुबलाई खान के दरबार में वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो पहुंचा था। उसने पश्चिम को पूर्व के ज्ञान एवं दर्शन से परिचित करवाया। इसके यात्रा विवरण को पढ़कर यूरोपवासी में भी पुनर्जागरण की भावना को बल मिला। प्रभाव एवं महत्व आइए जानते हैं। तो पुनर्जागरण से यूरोप में जहां एक ओर मानवतावादी अवधारणा का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। नेक्स्ट है मानव जीवन मध्य युगीन अंधविश्वासों एवं संकीर्णताओं और स्वतंत्र हुआ और उसमें तर्क बुद्धि का वाद विकसित हुआ। नेक्स्ट है वैचारिक स्वतंत्रता को पुनर्जागरण का आधार स्तंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है तर्क एवं बुद्धिवाद ने धार्मिक कर्मकांड की अवधारणा एवं परंपराओं पर करारा प्रहार किया। नेक्स्ट है पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों और मूर्तियों एवं वास्तुकारों ने ऐसी शैली को विकसित की जिसमें मानव स्वतंत्रता की झलक दृष्टिगोचर होती है। नेक्स्ट है लैटिन भाषा के अधिकार को चुनौती दी गई और लोक भाषाओं का प्रसार हुआ। इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। नेक्स्ट है राजनीति के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने धर्म को राजनीति से अलग किए जाने पर जोर दिया, अर्थात यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बल दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का प्रभाव मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर दिखता है और इसी के साथ यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घ उत्तरीय का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है यूरोप में आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। यूरोप में आधुनिक युग के आरंभ को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। हालांकि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के विजय से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट, सामंतवाद का पतन। क्या है? सामंतवाद का पतन। तो आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता सामंतवाद का पतन था। सामंतवादी व्यवस्था में कृषकों की स्थिति दयनीय थी। इस कारण कृषक विद्रोह समय समय पर होते रहते थे। लेकिन बारूद के आविष्कार ने सामंतों की शक्ति को क्षीण कर दिया। इससे राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। अब अपनी बढ़ी हुई शक्ति के आधार पर राजा ने सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर शक्तिशाली केंद्रित शासन व्यवस्था की शुरुआत की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजाओं का उत्थान। राष्ट्रीय राजाओं का उत्थान। रोमन साम्राज्य का विघटन और शक्तिशाली राष्ट्रीय राजाओं का प्रादुर्भाव आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता थी।
1450 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच पश्चिम यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसी शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही साथ सामंतवाद का पतन होने से पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। राष्ट्रीयता की भावना का उदय। आधुनिक युग के आगमन से यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। सामंतवाद के पतन एवं राष्ट्रीय राज्य की उदय के कारण सत्ता का केंद्र राजा हो गया। अब राजतंत्र की स्थापना होने लगी, जिससे प्रजा के साथ राजा का सीधा संपर्क स्थापित हुआ। साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार हुआ। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास। मध्यकाल के अंधकार काल भी कहा जाता है। इस समय शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तर्क एवं बुद्धिवाद का अभाव था, लेकिन कुस्तुतनिया के पतन से यूनानी विद्वानों के आगमन यूरोप में हुआ। अब यूरोप के राजाओं यूनानी विद्वानों के ज्ञान विज्ञान से परिचलित हुए और मध्ययुगीन कुरीतियाँ, धार्मिक विसंगति एवं अंधविश्वासियों से बाहर निकलने लगे। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में नवीन ज्ञान का संचार हुआ तथा तर्क एवं बुद्धिवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार। जर्मनी में गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार किया गया। इससे पुस्तक अधिक संख्या में छपी और सस्ती हो गई, जिससे यह आम जनता तक पहुंच गई। अब जनसाधारण में इन पुस्तकों की पढ़ने से ज्ञान का संचार हुआ और उनका बौद्धिक विकास हुआ। नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन। शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार के कारण लोगों में तर्क एवं बुद्धिवाद का विकास हुआ, जिसके कारण अब जनता पोप के आदेशों एवं उपदेशों को आंख मूंद कर मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी समय में मार्टिन लूथर जैसे धर्म सुधारकों का उदय हुआ, जिसने पोप की सत्ता को चुनौती दी, जिसके कारण ईसाई धर्म में सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है मानवतावाद का उदय। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में मानवतावाद प्रमुख है। इसके अंतर्गत मध्ययुगीन धार्मिक अंधविश्वासों, दैवीय मामलों एवं मोक्ष की प्राप्ति के स्थान पर मानव कल्याण एवं व्यवहारिक ज्ञान का विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का उदय। भौगोलिक खोजों ने उपनिवेशवाद के विस्तार को बढ़ावा दिया। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने इस दुनिया की खोज की, जिसका नाम अमेरिका रखा गया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नवीन वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इस प्रकार नए नए क्षेत्र की खोज होने लगी एवं वहां अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्यवाद का उदय ने यूरोप में उपनिवेशवाद को स्थापित करने की होड़ शुरू कर दी। नेक्स्ट है मध्य वर्ग का उदय। मध्य वर्ग का उदय आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता थी। अब व्यापार एवं उद्योग के विकास से शिक्षा का विकास को बल मिला, जिससे आर्थिक रूप से संपन्न एवं शिक्षित वर्ग का उदय हुआ
और इस वर्ग ने राजनीतिक सत्ता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। नेक्स्ट है पूंजीवाद का जन्म। नेक्स्ट है पूंजीवाद का जन्म। आधुनिक यूरोप में सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीपतियों ने मजदूरों का अत्यधिक शोषण किया, जिसके कारण पूंजीपति और मजदूरों के बीच खाई काफी बढ़ गई। लेकिन पूंजीवाद ने यूरोप का विकास को एक नई दिशा दी। उपयुक्त परिवर्तनों से यूरोप में आधुनिक युग का आगमन हुआ। यहाँ आधुनिकता ने धीरे धीरे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय मैं सारा का सारा करा दी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।